दोस्तों, पैलेस्टाइन के ताबूत में आखिरी कील अब इजराइल लगाने के लिए जा रहा है। लेकिन इजराइल आखिरकार इतना एग्रेसिव क्यों है पैलेस्टाइन को जमीन को लेने के लिए? इजराइल ने इस सेक्शन को 3 अलग अलग एरियाज के अंदर क्लासिफाइड किया है। एरिया ए, एरिया बी और एरिया सी। ये जो क्लासिफाइड किया गया है ये इजराइल के द्वारा क्लासिफाइड किया गया है। इसमें से एरिया सी के ऊपर अब इजराइल ये कह रहा है कि स्टेट की टेरिटरी को बिलोंग करता है। इससे पैलेस्टाइन के जो लोग हैं वो काफी सख्ते में आ गए हैं। लेकिन आखिरकार इजराइल ने 1967 के बाद में इतना बड़ा कदम 35 साल के बाद में उठाया है। और आखिरकार इजराइल ऐसा करना क्यों चाहता है? क्या प्रॉब्लम है पैलेस्टाइन से? हम लोग बड़ा विस्तार में जानेंगे और यह भी देखेंगे कि जर्मनी के अंदर जो गैस चैम्बर की घटना हुई थी उसके बारे में मैं हल्का सा आपको बताऊंगा, ताकि आप उसका एक एसेंस समझ जाएंगे कि आखिरकार नीली आंखें वाले जो लोग होते हैं वो कभी भी जर्मन्स नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए बड़ा विस्तार से बात करेंगे। रिसेंटली न्यूज़पेपर्स के अंदर एक बात अच्छे से पब्लिश हो रही है कि इजराइल ने रिसेंटली प्लान किया है एनेक्स करने के लिए वेस्ट बैंक लैंड एज स्टेट प्रॉपर्टी। वाई पैलेस्टाइन सी एट एज मेगा लैंड ग्रेब, मतलब अब जो है क्या कुछ होने के लिए जा रहा है। एज द इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, आपको पता है कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। कंटिन्यूज, द इजराइल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड ए प्लान। देखिए, एक प्लान मतलब एक बिल जो है वो पारित हुआ है इजराइल की पार्लियामेंट से, और उसमें यह कहा गया है कि हम लोग पैलेस्टाइन को बिलोंग करने वाले सेक्शन सी को अपना एरिया मानते हैं। मैं आपको कुछ मैप्स के अंदर दिखाऊंगा जिससे ये बात साबित होगी और आप लोगों को लगेगा कि वाकई में अब इजराइल जो है कुछ ज्यादा ही एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। आप देखिए, जहां पर आपको डार्क मरून कलर दिखाई दे रहा है, मतलब ये और ये है पैलेस्टाइन के 2 हिस्से। इसको हम लोग कहते हैं वेस्ट बैंक और ये है गाजा स्ट्रिप। दोनों के ऊपर ही अभी पैलेस्टाइन का अधिकार है। ये जो वेस्ट बैंक अभी आप देख रहे हैं, इसी वेस्ट बैंक के नजदीक यहां पर एक नदी जो है वो यहां पर फ्लो करती है। इसको वेस्ट बैंक रिवर भी कहते हैं, जॉर्डन रिवर भी कहते हैं, जो कि डेड सी के अंदर यहां पर आकर गिरती है। डेड सी के बारे में आपको बताऊं कि काफी ज्यादा सलाइन वाटर है। ऐसे कहते हैं कि अगर कोई इंसान इसमें गिर भी जाए तो वो डूबता नहीं है, क्योंकि इसकी जो सैलिनिटी है वो लगभग 239 mg पर 1000 ml, मतलब 1000 ml नहीं, लीटर, 1000 लीटर पानी के अंदर लगभग 239 मिलीग्राम जो है उसमें नमक NaCl घुला हुआ है। इसका मतलब है कि इस पानी की डेंसिटी काफी ज्यादा है। अगर कोई इंसान इसमें डूबना भी चाहे तो भी नहीं डूब सकता है। आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप वेस्ट बैंक और इजराइल के बारे में समझिए। तो ये पैलेस्टाइन जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो वेस्ट बैंक है और दूसरा है ये गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप के ऊपर हमास ऑलरेडी काफी एक्टिवेटेड है, जो कि वहां का एक लड़ाका ग्रुप है। और इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में 7 अक्टूबर 2023 से ये कॉन्फ्लिक्ट चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था। उस समय नोवा म्यूजिक फेस्टिवल था और उसी समय जो है काफी सारे इजरायली जो नागरिक हैं उनको किडनैप कर लिया गया था हमास के द्वारा, और उसको वो लेके आया था गाजा स्ट्रिप पर। और फिर इजराइल ने जबरदस्त हमला किया गाजा के ऊपर, और आज गाजा पीस प्लान जो है वो भी प्रपोज हो चुका है। सारी बातें आपको पता होंगी। अब चलते हैं यहां पर। वेस्ट बैंक जो है यहां पर पैलेस्टाइन का राज है, मतलब पैलेस्टाइन जो है, पैलेस्टाइन देश यहां पर शासन करता है। इजराइल जो आपको इतना बड़ा दिख रहा है ये पहले इतना बड़ा नहीं था। ठीक है, इस मैप में आप देखिए, इस मैप में आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा वेस्ट बैंक है, और इस वेस्ट बैंक के ऊपर ये जो ब्लू कलर की लाइन आप लोग को दिखाई दे रही है, ब्लू कलर का जो मैप दिखाई दे रहा है, इसको सेक्शन या एरिया सी कहा जा रहा है। इसको कहा जा रहा है एरिया सी। इस एरिया सी के ऊपर बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो एनेक्सेशन का प्लान लेके आए हैं कि ये एरिया हमको चाहिए, और इस एरिया के राइट साइड जो है वो है जॉर्डन। ठीक है, अब ये जो रेड कलर के अंदर कॉलोनीज आप लोग देख रहे हैं, ये कॉलोनीज भी इजरायली मतलब ज्यूज की हैं, और बाकी जो ब्राउन आप लोग देख रहे हैं ये पैलेस्टाइन की कॉलोनीज हैं। लेकिन आखिरकार इतना छितरा छितरा यहां पर इजराइल फैला हुआ है, और इस एरिया को अचानक से क्लेम करना शुरू कर दिया है इजराइल ने कि भाई ये एरिया तो हमारा है। मतलब मान लीजिए कि आपकी कोई जमीन है, मेरे पास में कोई जमीन नहीं है, ठीक है, और आपके पास में जमीन है। अब मैं चाहता हूं कि मेरा भी एग्जिस्टेंस रहे, तो मैंने देखा कि आपकी जमीन वहां पर खाली है, तो मैंने कहा कि यार मुझे रहने के लिए थोड़ी जगह दे दीजिए। मैंने वहां पर रहना शुरू किया,
और रहते रहते दादागिरी के अंदर ही मैंने अपनी जमीन को वहां पर बढ़ाना शुरू कर दिया कि यार थोड़ा सा और दे दो, मैं यहां पर करता हूं। मैंने अपने 3-4 गुरखे और तैयार किए, गुंडे वगैरह तैयार किए और आपको धमकाना शुरू किया कि ये एरिया तो मेरा है। ऐसा ये सब कुछ चल रहा है। अब इजराइल जो है, जो कि यहां पर एग्जिस्ट करता है, वो कहता है कि भाई ये एरिया मेरा है, मतलब आपके एरिया में आकर मैं खुद ये क्लेम कर रहा हूं कि ये एरिया मेरा है। तो पैलेस्टाइन ये कहता है कि यार ये कौन सी दादागिरी है, तुम यहां पर आकर ये क्लेम करते हो। इजराइल कहता है कि ना, हमारे पास में आर्मी है, या तो नाटक करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो हम लोग जो है अपनी आर्मी को यहां पर क्या कर देंगे, तैनात कर देंगे, जो कि ऑलरेडी वहां पर तैनात है। ठीक है, इस तरीके से। अब आप इजराइल का इस मैप को देखिए, 1947 से पहले इजराइल जो था वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आप देखिए कहीं पर भी वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। धीरे धीरे 1967 के अंदर, 47 के अंदर इजराइल जो है वो यहां पर आना शुरू करता है। ठीक है, यूएन की मध्यस्थता के तौर पर यूएन ने कुछ पार्टीशंस यहां पर किए और जो जूस वगैरह थे उनको यहां पर रहने के लिए जगह दी। धीरे धीरे इजराइल जो था वो अपना एरिया फैलाता चला गया और आप देखते हैं कि धीरे धीरे आज इस कंडीशन के अंदर पहुंच चुके हैं कि पैलेस्टाइन तो सिकुड़ चुका है और इजराइल जो है वो काफी हद तक फैल चुका है। अब पैलेस्टाइन, अब बात आपके दिमाग में ये भी आगे आती होगी कि यार पैलेस्टाइन इसका ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करता है। बात यह है कि इजराइल के पास में आर्मी है, आर्मी से धमकाता है कि भाई ये एरिया मुझे दे दे। देखिए दूसरी बात ये भी तो कह रहा है बेंजामिन नेतन्याहू कि आप जिस एरिया के अंदर रह रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट आपके पास में नहीं है। मतलब इजराइल जो है अभी पैलेस्टाइन के अंदर ये कह रहा है यहां पर रहने वाले लोगों से कि भाई जिनके पास में वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है अपनी जमीन के, उनको इजराइल अपने कब्जे में ले लेगा। तो पहली बात यह है कि इजराइल कौन होता है उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने वाला, और डॉक्यूमेंट चलो चेक भी कर लिए तो फिर उस जमीन को लेने वाला इजरायली अथॉरिटी कौन होती है। इसका सीधा सीधा जवाब है, इजराइल ये कहता है कि हमारी आर्मी यहां पर तैनात है, तुम नहीं दोगे तो हम लोग फोर्सफुली ले लेंगे। हां, अगर तुम्हारे पास में डॉक्यूमेंट है कि हम लोग यहां पे बहुत लंबे समय से रह रहे हैं तब तो तुम रहो वहां पर, नहीं तो इस जमीन को हम लोग इजराइल के अंदर टेरिटरी में काउंट करेंगे और तुमको यहां से जाना पड़ेगा। ऐसा इजराइल का कहना है। तो इजराइल जो है वो पहले ही एग्जिस्ट नहीं करता था। अब 1967 के वॉर के अंदर क्या हुआ, 1967 के वॉर के अंदर क्या हुआ कि बहुत सारे अरब जो कंट्रीज थे 6 डे वॉर के अंदर जॉर्डन वगैरह इन सबको हरा दिया इसने, और हरा कर अपनी जमीन पर इसने कब्जा करना शुरू किया, उसको एक्सटेंड करना शुरू किया और अपनी प्रभुत्वता जो है वो और बढ़ा दी। क्या देखो मेरे अंदर पावर है, खुद की पावर को दिखाना जरूरी था, इसलिए उसने अपनी पावर को दिखा दिया। अब ये जूस जो थे, मतलब ये इजरायली आए कहां से थे, जर्मनी के अंदर जो हिटलर था उसको ये पसंद नहीं था कि जिसकी आंखें नीली नहीं है वो जर्मनी का नहीं है। इसलिए जिसकी आंखें नीली नहीं है उसके पास में 2 ऑप्शन थे, या तो आज जमीन को छोड़कर चले जाइए या फिर जर्मनी की जो अधिकारिता है उसको स्वीकार कर लीजिए और आप जर्मनी के अंदर घूमेंगे तो वो बैज जो होता है हिटलर का उसको लगाकर घूमेंगे और आपको हमेशा ये कहना पड़ेगा कि हम तो जर्मनी के नागरिक हैं, हम तो इसका अधिकार क्षेत्र में हैं। तो जो लोग उस समय उस क्षेत्र को मान रहे थे, मतलब हिटलर की बातों को मान रहे थे, वो तो जर्मनी के अंदर रह गए, लेकिन जो नहीं मान रहे थे उनको गैस चैम्बर में बंद करके उनको जो है वो मार दिया गया। ये गैस चैम्बर की घटना बहुत जबरदस्त है। इसी बात से नाखुश होकर जूइस जो थे वो ऐसी जगह को तलाश रहे थे जहां पर उनका आधिपत्य, उनकी खुद की जमीन हो। इसीलिए उन्होंने इजराइल जैसी कंट्री को बनाने का डिसाइड किया कि हमारी भी कोई कंट्री होनी चाहिए। अब बात यह है कि व्हाट विल द न्यू बिल अलाउ, आखिरकार न्यू बिल जो है वो अलाउ क्या करता है। ये बिल अलाउ करता है कि पैलेस्टाइन जो कंट्री है, पैलेस्टाइन जहां पर एरिया है, वहां पर अगर किसी के पास में लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है रहने के लिए तो वो इजराइल की टेरिटरी के अंदर काउंट होना शुरू हो जाएगी। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इजराइल ने अथॉरिटी ले कैसे ले ली कि आखिरकार उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करने वाला इजराइल हुआ, क्योंकि उसने अपनी आर्मी तैनात कर दिया। भाई देखो पहले तो अगर तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो तुम यहां पर नहीं रह सकते, और नाटक किया तो 2 गोली जो है तुम्हारे पे भी दाग दी जाएगी। मतलब इस तरीके से एक फोर्सफुली जो है हम लोग इसको मान सकते हैं। ठीक है, लिखा हुआ भी है कि इफ पैलेस्टीनियंस फेल टू प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट्स इजराइल विल हैव राइट टू टेक द लैंड एज स्टेट प्रॉपर्टी। आप लोग समझ चुके होंगे कि न्यू बिल के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, चलिए अब पैलेस्टाइन, इजिप्ट और कतर जो है इसको स्लेम करते हैं कि भाई ये तो जबरदस्ती हो गई है ना, ऐसा इजराइल को नहीं करना चाहिए। अब इजराइल जो है ऐसा कर रहा है। अब ये देखिए कतर जो है वो यूएसए का फ्रेंडली कंट्री है और यूएसए के बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो कतर के अंदर होते हैं। अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेट किया अमेरिका ने तो कहां से किया, कतर से ही किया था, कतर से ही किया था। और आज भी जो है कतर के अंदर यूएसए के बहुत सारे एयरफोर्स बेस हैं।
अब कतर तो यूएसए का अच्छा दोस्त है, लेकिन कतर भी इस चीज को स्लेम कर रहा है कि नहीं, इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए। आज इजराइल का सबसे बड़ा मददगार है वो है यूएसए, और यूएसए ने खुली छूट दी हुई है कि आखिरकार क्या कुछ करना है। रिसेंटली आपको पता होगा, पिछले वेडनेसडे को ही बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात व्हाइट हाउस के अंदर हुई थी, और उस समय इस बात का जिक्र हुआ कि हम लोग इजराइल की जो लैंड है इसको और कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। उसमें से ये जो आज बिल प्रेजेंट हुआ है इसको भी ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है व्हाइट हाउस के अंदर। मतलब एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत इजराइल को एक्सपांड किया जाएगा, पैलेस्टाइन को खत्म कर दिया जाएगा, और हो सकता है कि आगे आने वाले समय के अंदर पैलेस्टाइन को कोई नामो निशान जो है आपको देखने को ना मिले। ठीक है, यह है पूरी कहानी, और इस कहानी में आपको समझ में आ चुका होगा कि इजराइल जो कि एक देश एग्जिस्ट ही नहीं करता था, उसने धीरे धीरे अपनी जमीन जो है वो लेना शुरू किया। यूएन ने इसका अप्रूवल दिया, और यूएन के अप्रूवल से ये सब कुछ होता चला गया। अब यूएन जो है यहां पर कोई ह्यूमन राइट्स का मुद्दा नहीं उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा? क्योंकि वो यूएसए के इन्फ्लुएंस के अंदर चलता है। अगर आज पैलेस्टाइन के लोग बेघर हो जाते हैं, उनको कहीं जाना पड़ता है, तो यूएन इसमें कुछ भी बोलने वाला नहीं है। मतलब आशा लगाना, कोई भी होप करना यूएन से कि वो आके इंटरप्शन करेगा, तो ये सब कुछ बेकार है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से आज शासन कर रहे हैं अमेरिका के अंदर, उसको देखकर लगता है कि यूएन का कोई वर्थ जो है वो नहीं रह गया है, पावरलेस वो संस्था बन चुकी है। ठीक है दोस्तों, डीप वर्क का एक कोर्स बड़ा जबरदस्त है, द पावर ऑफ फोकस। फोकस की क्या पावर है, मैंने वो टेक्निक्स आपको बताई हैं। अगर आप उन टेक्निक्स को अपनाकर अपने वर्क की स्टाइल को चेंज करेंगे तो आपको रिजल्ट्स वाकई में देखने को मिलेंगे। तो आप जरूर डीप वर्क के कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही में हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज या 100 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग ज्वाइन कीजिए। मैं कहता हूं कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपको एडिक्शन नहीं है, लेकिन आप खुद से चैलेंज तो ले सकते हैं। अगर सोच के देखिए कि 175 डेज का आपने चैलेंज ले लिया और 175 दिनों में ये डिसाइड किया कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है, मुझे बिजनेस क्रैक करना है, तो क्या नहीं हो सकता है? तो चैलेंज तो आपको लेना पड़ेगा। आज आप चैलेंज नहीं लेंगे तो कल को लाइफ आपको चैलेंज दिखाएगी कि ले भाई चुनौतियां ले लो अब अपनी जिंदगी के अंदर। तो इससे पहले हम अपने आप को क्यों ना तैयार कर ले। तो आप जरूर जो है इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। मैंने वो टेक्निक्स बताई हैं जिससे आप एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं और अपनी लाइफ को और अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। वाकई में जबरदस्त कोर्स है। मैंने 175 डेज तक लाइव सेशंस लिए हैं ताकि आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकल सके। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।